हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। और ये जो पेपर है, आप लोग पेपर कोड लिख लीजिएगा। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और 2025 में जो आपका पेपर आने वाला है वो कुछ ऐसा ही आएगा। पेपर कोड ध्यान से देख लेना। जैसे ही मुझे ये पेपर मिला, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा। देखो ये आपका है, ठीक है, सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका ये है, मतलब पूरे पेपर का मैंने सॉल्यूशन लिख दिया और आपको मैंने सोचा कि प्रोवाइड कराया जाए। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो पूरा सॉल्यूशन मैं लिख कर आया हूं और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो अगर आप भी टारगेट है कि इस बार हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर लेकर आए, लगभग 70 में आप 65 प्लस लेकर आए, तो इस क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मैंने लिखा है और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत स्पेशल हैं। तो देखो 2025 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, समय 3 घंटे 15 मिनट, 347 एफडी पेपर कोड है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। कुछ नोट आपको दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन हो वहां पे आपको कैलकुलेशन भी करना है। पेपर को ध्यान से समझना, पेपर बहुत स्पेशल है ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, जहां जहां आवश्यक हो वहां पर आपको रिएक्शन भी देना है। तो ये तो कुछ निर्देश थे। हमारा जो मेन पेपर है वो यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक नंबर वाले। इसके लिए आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। चलो पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। और एक काम और करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मैं आपको और भी पेपर विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। देखो, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला ऑप्शन क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। पूरे 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.34 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, या 0.2 वोल्ट, या फिर 0.0 वोल्ट। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 0.0 वोल्ट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट होता है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। खा देखो, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, मतलब 180 ग्राम जल दिया गया है, उसमें जल के कितने मोल होंगे। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं। भाई मैं सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं तो थोड़ा डीपली हम लोग जाएंगे। तो जल का भार हमें दिया गया है, जल का भार, जल का भार है मेरे स्टूडेंट 180 ग्राम, 180 ग्राम, ठीक है। 180 ग्राम जल का हमें भार दिया गया है। जल का अणुभार कितना होगा, क्या कोई बता सकता है। जल का अणुभार, अणुभार कितना होगा, कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। देखो अणुभार क्या होगा, H2O इसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, अब 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, यानी कि 18 हुआ ना इसका अणुभार, ठीक है। तो जल का जो अणुभार होगा वो 18 हो जाएगा। कितना, 18। अब जल के मोलों की संख्या, कितने मोल होते हैं, तो जल के मोलों की संख्या निकालनी है। जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है जल का भार बटा जल का अणुभार। तो इसका भार है 180 ग्राम, अणुभार है 18 ग्राम। तो भैया इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 18 10 जा 180, यानी कि आपका 10 मोल यहां पे आंसर आ जाएगा। यानी कि जल के मोलों की संख्या जो आएगी वो 10 मोल आ जाएगी। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। सिंपल सा है क्योंकि मैंने सॉल्व भी करा दिया, तो कुछ था नहीं इसमें, बस आपको जल का भार दिया गया था, अणुभार आपको पता होना चाहिए और भैया मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। सिंपल सा, ठीक है।
गा देखो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सेकेंड है मोल सेकेंड इनवर्स, थर्ड है लीटर सेकेंड इनवर्स, फोर्थ है लीटर मोल सेकेंड इनवर्स। तो भैया इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये गा वाला है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब घा वाला देखिए, इसको समझो। देखो अभिक्रिया 2H2O2 दैट गिव्स आउट 2H2O प्लस O2, इसके लिए y इक्वल टू यानी कि वेग, इस वेग जो आपका दिया गया है अभिक्रिया का वेग वो KH2O2 है, ये अभिप्राय है। मतलब ये किस कोटि की अभिक्रिया होगी, कोई बता सकता है? देखो भैया यहाँ पे जो अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है, अभिक्रिया का वेग समीकरण, ठीक है, वहां पे KH2O2 के ऊपर कुछ नहीं लगा है, तो कुछ नहीं है तो इसकी घात हम 1 मानेंगे। अब 1 मानेंगे तो भैया ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे जो अभिक्रिया का वेग आपको दिया गया है इसमें H2O2 के ऊपर 2 नहीं लिखा है। जब 2 लिखा ही नहीं है तो हम यहाँ पे 2 क्यों माने, क्योंकि जो हमें दिया गया हम उसी के अकॉर्डिंग तो अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे। तो इसके घात 2 नहीं लिखा है यानी कि कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं होता भैया, तो उसका भगवान होता है यानी कि 1 होता है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। समझ में आया? अंगा नंबर देखो, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। अगर आप नाइट्रोबेंजीन का C6H5NO2 ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने सुना है, यही नाइट्रोबेंजीन है, अगर इसका उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ठीक है, फर्स्ट है C6H5NH2, ठीक है, एनिलीन इसका नाम है, आप लोग जानते होंगे। दूसरा है C6H5NHOH, ये मिलेगा। तीसरा है एजोबेंजीन, चौथा है P-एमिनोफिनॉल। तो भैया अंगा का जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला होगा, C6H5NHOH। इसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है, बताइए इसका क्या नाम होगा, यही हमें मिलेगा। ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, सर्च करके आप लोग देख के इसका नाम बताना हमको। ठीक है, 4 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? इसमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? फर्स्ट है HCHO, सेकंड है CH3CH2CHO, थर्ड है CCl3CHO और फोर्थ है CH3 का होल थ्राइज CHO। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते वो कैनिजारो अभिक्रिया देता है। भैया ये जो आपका होगा CH3CH2CHO, ठीक है, यानी कि ये आपका जो होगा, ठीक है, ये जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। चलो, अब ये तो हमारा 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक एक नंबर का, हमने 6 नंबर आपका कंप्लीट कराया। देखो ध्यान से समझा करो, ऐसा पेपर आपको कोई नहीं बताएगा, सब बता देते हैं पेपर को, बस पढ़ते चले जाएंगे, आपको बताते चले जाएंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सॉल्यूशन कोई नहीं देना चाहता। हम देंगे सॉल्यूशन, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो दूसरे का अब क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हुआ है। टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं, 16 नंबर आपको मिलता है, मतलब एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के। 4 क्वेश्चन आपके दूसरे क्वेश्चन में है काखा काखा करके, और तीसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो पहले इसको समझते हैं। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता क्या होता है, 2 नंबर का होगा, और इसका मात्रक क्या है, चलो इसको देखते हैं। देखो मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है ना, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका सॉल्यूशन भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल सा आप बता सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल टू होगा 1/ρ। अब रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता बोलते हैं, तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा। अब आप लोग कप्पा का मात्रक क्या होगा? देखो इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, या आप इसी को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं।
ये तीनों हमारे विशिष्ट चालकता का ही मात्रक है। इसको निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे जो रो है मैं साइड में बता दूं या नेक्स्ट पेज में, चलो नेक्स्ट पेज में हम जानते हैं। देखो यहाँ पे जो रो है ना, रो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर ए अपान एल, आर ए अपान एल, रो का ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि आर है आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक तो आपको पता ही ओम होता है, ठीक है। ए है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर, ठीक है, अपान मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, बचा क्या, बचा आपका यहाँ पे ओम मीटर बचा, ओम मीटर आपका बचा मेरे भाई। तो ओम मीटर बचा, ये तो रो का मात्रक हो गया ओम मीटर। अब चूंकि ये विशिष्ट चालकता रो का व्युत्क्रम होता है तो ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स से थोड़ा छोटा सेंटीमीटर होता है आपको पता है, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा। बस हो गया, ये भैया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि विशिष्ट चालकता होता क्या है और इसका मात्रक क्या होता है। 2 नंबर हमने ये भी कंप्लीट किया। देखते जाओ, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खा देखो, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसके घोल में कापर की छड़ अगर हम लोग डालें तो घोल नीला क्यों हो जाता है, ये आपको बताना है। चलो हम लोग जानते हैं। देखो होता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। अब श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, अतः ये AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। देखो कॉपर के क्षण अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर आपस में मिलकर Cu2+ यानी कि क्यूपरिक आयन बना लेंगे, और 2NO3- और Ag ये तीनों बनाएंगे, यानी कि क्यूपरिक आयन इसमें बनेगा। इस प्रकार विलयन में क्यूपरिक आयन Cu2+ विद्यमान होने के से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। ये जो Cu2+ है ना, इसी की उपस्थिति के कारण जो है विलयन का रंग नीला पड़ जाता है। समझ में आया? इस रीजन को आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही कारण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः ये AgNO3 से निम्नलिखित अभिक्रिया देगा। कॉपर जब AgNO3 से क्रिया करेगा तो भैया क्यूपरिक आयन बनाएगा, बाकी तो है ही। तो इस प्रकार क्यूपरिक आयन की उपस्थिति के कारण होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो 2 नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ये विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है। गा देखो, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन कर देना, बेंजीन की बनाने की 2 विधियां लिखिए। मतलब नाइट्रोबेंजीन हम कैसे बनाएंगे, इसकी आपको 2 विधियां लिखनी है। चलो हम बताते हैं आपको। देखो नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां, सबसे पहले हम बेंजीन से बनाना सीखेंगे भैया। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएं, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो आपको करना क्या है, बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा देनी है। सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, समझे। तो बेंजीन जो है C6H5, देखो C6H5 यहां से 5H इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। NO3 में से NO2 निकल जाएगा। अब बचा क्या, ध्यान दो, यहां पे एक H बचा, यहां पे एक H बचा और O बचा, H2O बाहर निकल गया, ठीक है। बैलेंस है एकदम रिएक्शन। कार्बन 6 है, इधर भी 6 है, हाइड्रोजन 6 एक 7 है, इधर भी 5 और 2 7 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर भी 3 है, उधर भी 2 और 1 3 है। तो ये आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो आपको करना क्या है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे, बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। दूसरा वाला विधि थोड़ा समझने योग्य है। बेंजीन डाइएजोनियम लवण से कैसे बनाएंगे, सॉरी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे इसको बनाएंगे। तो देखो आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, बेंजीन रिंग और ऊपर N2Cl, या फिर आप C6H5 N2Cl भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने, इसका रिएक्शन मैंने कराया, ठीक है। तो देखिए, तो अब देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है, यहां पे HBF4 रहेगा, शायद मैंने नहीं लिखा था। तो हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, उसका HBF4 से रिएक्शन कराया। HBF4 जो है इसका नाम है
क्लोरोबोरिक अम्ल, सॉरी फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल इसका नाम होता है। तो हमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराई, तो हमारा बना ये बेंजीन रिंग N2BF4 यानी कि C6H5N2BF4 बना। इनका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। आप लोग नाम लिख लेना, मैं बता रहा हूं, लिखो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है, बना। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कॉपर की उपस्थिति में हमने गर्म किया, तो हमारा नाइट्रोबेंजीन भैया लास्ट में बन गया। ये आपका रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाने का, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधि, 2 नंबर मिल गया, ठीक है। 4 नंबर हमने क्लियर कर लिया। एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला इसमें, बाकी अभी नीचे हम सबका आंसर देखेंगे। देखो, दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी तथा 60 मिमी है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? ये आपके विलयन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कीजिए। हम समझ लीजिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको खुद से करना, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको कर लेते हैं, और किसको किसको पता है कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर वाले हो गए भैया। 8 नंबर तो कंप्लीट हो गया अतिलघुत्तरीय का, लेकिन अभी और भी अतिलघुत्तरीय है 4 क्वेश्चन, 16 नंबर के अतिलघुत्तरीय आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। मतलब राउल्ट का जो वाष्पदाब संबंधित अवनमन नियम है उसको लिखना है, और इसकी लिमिटेशंस यानी कि इसकी सीमाओं को भी लिखना है। तो राउल्ट का नियम भैया सिंपली मैं बता देता हूं, मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने विलयन फुल चैप्टर को आपको पहले ही पढ़ा रखा है, उसमें मैंने राउल्ट का नियम बहुत अच्छे से समझाया था। देखो, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा उसे वो आपका P नॉट माइनस PS अपान P नॉट है। ये किसके बराबर होगा? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब मोल प्रभाज क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये स्मॉल n अपान n प्लस n हो जाएगा। ये आपका मोल प्रभाज है, क्योंकि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है आप खुद बताओ। मोल प्रभाज विलेय का, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये वाष्प दाब में अवनमन जो है, अपेक्षिक अवनमन है, वो इस विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यहां पे P नॉट आपका है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये P नॉट जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS, S का मतलब सॉल्यूशन, ये विलयन का वाष्प दाब है। P नॉट आपका तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ही। स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। अगर राउल्ट का नियम आपको डीपली पढ़ना है तो आप लोग YouTube पर सर्च करना राउल्ट का नियम शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देखना, जरूर देखना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी सीमाएं देखते हैं आखिर कहां तक ये लागू होता है। फर्स्ट, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब राउल्ट का नियम जो है ये तनु विलयनों पर लागू होता है, जो पतले विलयन कह सकते हैं आप लोग। तनु विलयन का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, ठीक है, जो कम गाढ़ा हो, गाढ़ा से आप समझ सकते हैं, जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसको सांद्र, जो कम गाढ़ा उसको तनु कहेंगे, ठीक है। आगे देखो दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होगा। तीसरा, वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो विद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट, इन सब पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। चौथा, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। बस इतना सा आपको लिखना था भैया, 2 नंबर इनका भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो खा वाला, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। चलो इसको भी लिखते हैं, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। जैसे आपके इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। इसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। जैसे आप NaCl ले लीजिए, मान लीजिए विद्युत अपघट्य जो है वो सोडियम क्लोराइड लिया गया है।
अब जब इस विद्युत अपघट्य में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, देखो इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होती है। मतलब जब इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी ना, तो ये इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे। अब इस एकत्रित पदार्थ की मात्रा जो होगी वो इस विलयन में जो आवेश क्यों होता है, ठीक है, आवेश जो क्यों होता है उसके समानुपाती होता है। वही कहा गया है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि जब इस सेल में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो इस इलेक्ट्रोड पर जो है पदार्थ की मात्रा एकत्रित होगी। तो ये जो पदार्थ की मात्रा जो होगी ना, वो इसमें प्रवाहित होने वाले कुल आवेश के समानुपाती होगी। तो W समानुपाती क्यों, मतलब ये W है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, ये किसके समानुपाती होगी, आवेश के, कुल आवेश के समानुपाती होगी। तो W समानुपाती क्यों। अब क्यों है आवेश, आवेश का एक और फॉर्मूला होता है, मैंने फिजिक्स में बताया है, Q = IT, ठीक है। तो यहां पे W समानुपाती Q के जगह पर IT रख देंगे तो W समानुपाती IT हो जाएगा। अब भैया समानुपाती के चिन्ह को हटाना पड़ेगा तो W = ZIT हो जाएगा। यहां पे Z आपका है समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये आपका Z है, ठीक है। तो ये फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। बस हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं गा वाला। इसका भी मैं आंसर नहीं दूंगा, आप लोग खुद इसको कीजिए। Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक अस्थायी होते हैं, क्यों। मतलब Mn3 आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक अस्थायी होते हैं, ऐसा क्यों है। 2 नंबर घा। लिगैंड क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। चलो इनको भी समझा देते हैं, 2 नंबर ये भी कंप्लीट करवाते हैं। देखो लिगैंड्स क्या होते हैं, लिगैंड क्या है, 2 उदाहरण भी दीजिए। देखो लिगैंड क्या होता है, वे आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगैंड कहलाती है। जैसे देखो K4FeCN का 6, इसमें Cn- आयन लिगैंड है, क्योंकि ये संकर में केंद्रीय Fe2+ आयन से सीधे जुड़ा है। ये जो Fe है ना, ये केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु है या केंद्रीय आयन है, इससे देखो ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है, ये लिगैंड होगी। क्या कहा गया है, वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, देखो Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगैंड कहलाती है। तो इस Fe से Cn ही तो जुड़ा है, तो ये Cn- लिगैंड होगा। देखो एग्जांपल K4FeCN का 6, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, लिगैंड Cn- है। दूसरा CuNH3 का 4 2+, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो है कॉपर है और लिगैंड NH3 है, ठीक है। बस हो गया, यही 2 एग्जांपल दे दो काफी है, ठीक। तो ये भी 4 क्वेश्चन थे भैया, 2-2 नंबर के, हमारा 8 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। यानी कि 16 नंबर के हमारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे भैया 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। चूंकि ये 4 क्वेश्चन आते हैं तो 12 नंबर हमें देकर जाएंगे। चलो इनको देखते हैं। अब मैं आगे जो है आपको एक आइडिया बताऊंगा कैसे आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कराने वाला, ठीक है। देखो क्योंकि पूरा पेपर एक क्लास में सॉल्व कराना मुमकिन नहीं है, और मुमकिन होगा अगर आप लोग मोटिवेशन हमें देंगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं ले आऊंगा इसका पूरा सॉल्यूशन। देखो 4 का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद लिखिए, हमारे लास्ट चैप्टर जैव अणु का क्वेश्चन है ये। खा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता, 3 नंबर। गा संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है, ठीक है। ये संक्रमण तत्व यानी कि D एवं F ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन अभी हुए हैं, एक क्वेश्चन अभी बाकी है, उसको देखते हैं। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव E, और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध लिखिए, 3 नंबर। तो ये 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया आपको, एमीन चैप्टर का दिया गया, जैव अणु का दिया गया, D एवं F ब्लॉक का तत्व का दिया गया, और ये घा वाला विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है। अब 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन भैया आते हैं। 5वां क्वेश्चन, ये भी 4 क्वेश्चन रहेंगे 16 नंबर के, यानी कि 16 नंबर का ये वाला लघु उत्तरीय प्रश्न, 12 वाला वो 28 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल मिस मत करना। चलो
पांचवें का एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 4 नंबर का है। ये सक्रियण ऊर्जा शायद ये चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ना, इसको कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर दे दूंगा। खा एक दंतुर द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंड से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए, 4 नंबर। ये उपसा संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है, लिगैंड के प्रकार में ये आता है। देखो लिगैंड टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगैंड के प्रकार और भी टॉपिक हैं। देखो मैंने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी क्लास आपको दे दिया है, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। गा सिस समावयता और ट्रांस समावयती की परिभाषा लिखिए, 4 नंबर। घा एथेनॉल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए, 4 नंबर। मतलब एथेनॉल बनाने की, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, IUPAC नाम इसका एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए, हो गया। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, 16 नंबर ले जाओ बेटा, इस पे तेरा ही हक है। चलो आते हैं अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये 20 नंबर के कुल आएंगे भैया, पूरे के पूरे 20 नंबर के 4 रहेंगे, तो 8 क्वेश्चन करना आपको 4 है। देखो का ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनॉल की अम्लीयता की तुलना एथेनॉल से कीजिए, 5 नंबर। अथवा लगा है। फिनॉल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए, 5 नंबर। मतलब चाहे आप ये कीजिए चाहे ये कीजिए, जो आपको पता हो आपको कर देना है, काम खत्म। ये अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। खा देखो ये क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, 5 नंबर। देखो केमिस्ट्री में 2 प्रकार के रिएक्शन आते हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। आते तो और भी है, नेम्ड रिएक्शन है और भी सारी चीजें हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के रिएक्शन आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है जब, केवल आपको केमिकल रिएक्शन ही बताना। जैसे मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया केसीएन से कराते हैं तो क्या बनेगा। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिंग मिलान के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। आपको यहां पे रिएक्टेंट दिया रहता है, अभिकारक, प्रोडक्ट बताना होता है। ठीक है। तीसरा, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करोगे तो क्या बनेगा। चौथा, बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपघृत कराया जाता है। मतलब बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। 5वां, फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिमिडीन की उपस्थिति में होता है तो क्या बनेगा। देखो अगर आप लोग चाहते हो कि शुभम सर क्या होता है जब टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर आए, तो आप लोग कमेंट करना सर रिएक्शन। आप रिएक्शन का कमेंट भर देना, मैं रिएक्शन ले आऊंगा। नहीं जानते तो अथवा लगा, इन्हीं के भाई है, कैसे प्राप्त करोगे। इसमें आपको रिएक्टेंट भी दिया रहता है, प्रोडक्ट भी दिया रहता है, आपको बीच का प्रोसेस बताना होता है क्या होगा। जैसे देखो कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दे, 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का। ठीक है, देखो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे। देखो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिया रहता है। ठीक है। तीसरा, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से टालुइन और फिनॉल से एनिलीन। मतलब आपको कैसे प्राप्त करना है, इसको कैसे बनाओगे, फिनॉल से टालुइन कैसे बनाओगे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप प्राप्त करोगे, उसको आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास होता नहीं है, तो जो भी है मैंने आपको बता दिया। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां का है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, 5 नंबर का आएगा, इसका वर्णन करना है। और सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को समीकरण के साथ समझाना है। मतलब आपको बताना है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएं और फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, ये आपको बताना। नहीं पता तो अथवा लगा है। प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दोनों में से आपको एक ही करना है। नेक्स्ट, ये जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए, 5 नंबर। अथवा लगा है। एमिनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब दोनों क्वेश्चन जैव अणु चैप्टर के ही होंगे। ठीक है,
तो आज मैंने आपको इस क्लास में बताया कि आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा आने वाला है। मैंने आपको बताया कि 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, 16 नंबर के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और 12 और 16 28 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न और 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। टोटल 70 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि 28 और 16 44 44 और 6 50 और 20 70 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो ये था क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। ज्यादातर मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया ताकि कुछ खास प्रॉब्लम आपको ना हो। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।